मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया। कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं और ना मकर संक्रांति। वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है। तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर अंपायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गाँव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गाँव की ओर। चलता गया, गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के। समझ रहे हो, मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना। ठीक है, वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा। ठीक है, उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई। अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस है, आसपास। कोई दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहरना मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैंने बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है, बीच रोड लिख के। बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी। ठीक है, चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच की साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था। दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते हो, वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार, कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा साथ। मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते।
सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती है स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा। तो होता क्या है कि चार पांच लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, पर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए, और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे तो एक जो उसका फ्रेंड था ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है, उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसकी भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुंचा। हानले पहुंचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का, पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था पीछे, जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा इतनी हाइट है उसकी, भाई इमेजिन करो। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना, अच्छा कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है।
वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में, मुझे वापस भी जाना था हानले 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप डेमचौक नीचे मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयूल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयूल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयूल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक आईबी का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे बी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट की तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा भी कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं, आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक पे चाइना कैप ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर, तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है, जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है, और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का।
वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है, तो ये लोगों की हेल्प करते थे। लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है तो ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष इससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगे 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिनको बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिनको, ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था, तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा, साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा, भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा, वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है, उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था। उससे 10-15 सेकंड बात की, फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है,
कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया भाई, तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के शेफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसकी बॉडी एकदम फ्रीज़ हो जाती है उस समय। आँख बस खुली है इसकी, ये थोड़ा सा आँख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था कि मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, कैसे जैसे जैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे? ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा? तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा। ठीक है, उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे भी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है। अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा लड़का सैफ है, ये उस समय 38 दिन तक इसने वो किया था जिन को एक्टिव, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था। तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिकिर होते हैं, जैसे अजान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना। जिकिर जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके, पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा, अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी, ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से उसका जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ की बात जिन ने नहीं मानी। दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना। ठीक है, उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनकी डेथ हो गई तो उनको जिंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं, जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे। ठीक है भाई, फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत पिशाच प्रेत और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है,
वो तुम्हें नहीं आता। और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई, 1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको जिंदा करे, तब भी नहीं मानता ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो जिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए, दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन जिन्नातों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी एक उसकी तरीके रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है, बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसके अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता है, इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करके वापस आ गए, मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट। उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुंचे वहाँ से मॉर्ग से इसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस थे ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे, और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी। बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज़ टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज़ के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गांव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है,
कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट फिर निकला। उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। ऐसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है, आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं, वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना, जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है, जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया, तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस के हमने निकलवा लिया, बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था, एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ, आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं, 9 out of 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है, मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं, एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गांव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर, सो आई जस्ट स्टैंड देयर। एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो, तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है, बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है, एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है। हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है, एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं, एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't.
हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी? हमने कहा ठीक है, एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा है लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए? मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है। क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स, या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन के वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, हमको पता चलता है ये RSP की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं जाके एनर्जी इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो कौन से रही है, तो भूत है। है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSP के से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड है पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ देख। ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखो या बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और समवन, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई। भूत आके खा के गए। बोलता है खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था।
मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन अनएक्सप्लेनेबल थिंग कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज तो क्यों गिरी। या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे, क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन? पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वारंडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया, एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है,
लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा, तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा, फिर हम सब बाहर भागे एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है हाँ, कि वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको ईडीआई बोलता है। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले ही जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, ईएमएफ डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने ईडीआई रखा है। एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो ईएमएफ ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। ओह, लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि भी एसी के हवा हवा है आती जैसे। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी ईएमएफ जलेगा, हवा आएगा, ईएमएफ जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में। सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं, और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज बट में देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के, मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ। जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं, ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास हैं, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना। आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं,
यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई। तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया। आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन इज लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहां से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने। एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। if Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि नहीं 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।